नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये यूपी पीसीएस के टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें अब तक हमने 75 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 से। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 76 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि आयुष्मान सहकार योजना का उद्देश्य है ए, देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में सहकारी समितियों की सहायता करना, बी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी, आयुष्मान भारत योजना में खामियों को दूर करना एवं इसे अधिक प्रभावी बनाना, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए सबसे पहले जानते हैं आयुष्मान सहकार योजना के बारे में। देखिए, आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है एनसीडीसी के द्वारा। इसके माध्यम से जो एनसीडीसी, हमारा एनसीडीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। ठीक है, तो एनसीडीसी करेगा क्या, तो जो भी राष्ट्रीय सहकारी समितियां हैं उनको लगभग 10,000 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड करेगा या फिर ऋण देगा, जिसके माध्यम से ये सहकारी समितियां जो है वह विभिन्न अस्पतालों के निर्माण, उनकी मरम्मत, मानव संपदा या यूँ कहें कि मानव संसाधन के विकास में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य क्षेत्र में ही मानव संसाधन के विकास आदि चीज़ों में अपना योगदान करेंगी। ठीक है, तो यह किसके द्वारा योजना चलाई जा रही है, आयुष्मान सहकार योजना, यह चलाई जा रही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत चिकित्सा की सारी पद्धतियां ली जाएंगी। सारी पद्धतियां कहने का मतलब है, एक तो जो आयुष है यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, सिद्धा और जो भी अन्य पारंपरिक चिकित्सा है उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इनके भी चिकित्सा केंद्रों या स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी इस योजना के माध्यम से। और साथ ही साथ मैंने कहा ना, इनके भी, ठीक है, हर शब्द पर ध्यान देते चलिएगा। आयुष के साथ साथ, आयुष चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ जो है एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी इस आयुष्मान सहकार योजना के माध्यम से, सहकारी समितियों के द्वारा। यह योजना किसकी है, तो यह योजना है एनसीडीसी यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की। ठीक है, बात करें थोड़ा सा अगर हम लोग एनसीडीसी की, तो एनसीडीसी की स्थापना या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना एक स्वायत्त संस्थान के रूप में वर्ष 1963 में हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, यानी कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, कंट्रोल का हिंदी नहीं आ रहा था। इसका उद्देश्य क्या है, एनसीडीसी की स्थापना का, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य था स्थापना का कृषि उत्पादन, विपणन, भंडारण, कृषि निर्यात और आयात आदि में वृद्धि करना इसका उद्देश्य था, या इसकी स्थापना का उद्देश्य था। और साथ ही साथ जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, जो औद्योगिक सेवाएं होती हैं, जैसे अस्पताल हो गए, स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा हो गए, इन सभी में भी वृद्धि करना इस एनसीडीसी का उद्देश्य था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक नई केंद्र प्रायोजित स्टार्स योजना को किसके द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, बी, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, या फिर डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। एक काम करिएगा आप लोग, कमेंट में इन सभी के मुख्यालय कहाँ पर है यह आप गूगल में सर्च करके ज़रूर बताइए। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा जो है हमारी केंद्र प्रायोजित या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्स योजना को समर्थन या सहायता प्रदान की जा रही है। देखिए, स्टार्स योजना का पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, अच्छा, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट
फॉर स्टेट STATE लिखने लगा था, स्टेट प्रोग्राम। क्या नाम है पूरा का पूरा इस स्टार्ट योजना का या स्टार्स योजना का? तो यह स्टार्स योजना का, तो इसका पूरा नाम है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम, STARS। ठीक है, तो यह तो हो गया इसका पूरा नाम। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है या फिर यह योजना क्यों चलाई गई? तो देखिए, इस योजना का उद्देश्य जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि जो नेप 2020 थी उसके अंतर्गत बात की गई थी। किस चीज़ की बताइए? क्वालिटी आउटकम की बात की गई थी ना, उसके अंतर्गत गुणवत्ता आधारित अधिगम परिणामों की बात की गई थी इस नेप 2020 में। ठीक है, जो हमारी शिक्षा नीति आई थी 2020 की, उसमें इस बारे में बात की गई थी। तो इसी योजना या फिर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है स्टार्स योजना, जिसको जो है हमारा विश्व बैंक जो है वह समर्थन प्रदान कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टार्स योजना के बारे में। देखिए, स्टार्स योजना के अंतर्गत 2 घटक हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी अंदर की बात कर लेते हैं। इसके 2 घटक हैं, एक तो है राष्ट्रीय स्तर का और दूसरा है राज्य स्तर का। राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत 2 बातें होंगी। पहला तो एक परख नामक जो एक संस्था की बात की गई थी नेप 2020 में कि एक संस्था बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत सभी स्कूलों के बोर्डों के लिए छात्रों के मूल्यांकन एवं निर्धारण के लिए एक मानक यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक मानक होगा जिसके आधार पर जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी छात्र हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस एक मानक का निर्धारण किसके माध्यम से किया जा रहा है? तो परख से किया जा रहा है। परख का पूरा नाम हिंदी में अगर बताऊं तो प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। तो एक मानक तय करने का कार्य करेगा परख, और दूसरा जो राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत भाग है वह है इमरजेंसी में रिस्पांस के लिए CERC का। ठीक है, अभी देखिए हाल ही में आपने देखा कि कोविड-19 या कोरोना के समय स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हो गए, तो हमारे पास इमरजेंसी में शिक्षा को लगातार चलाए रहने के लिए किसी प्रकार का प्रबंध नहीं था। तो इस स्टार्स योजना के राष्ट्रीय घटक के अंतर्गत इसके बारे में भी बात की गई कि यदि स्कूल वगैरह बोर्ड वगैरह कुछ बुनियादी ढांचे उनके नष्ट हो जाते हैं या फिर जो अपर्याप्त सुविधाएं हैं या फिर जो फिर मानव निर्मित या फिर जो स्वास्थ्य आपदाएं हैं, इन कारण अगर जो है किसी कारणवश अगर स्कूल जो है वह बंद रहते हैं तो किस प्रकार से शिक्षा को जो है कंटिन्यू रखा जा सके, उसके लिए वित्त पोषण की बात की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर राष्ट्रीय स्तर के घटकों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर के घटकों में अभी फ़िलहाल इसके अंतर्गत सिर्फ, और राज्य स्तर के घटक की बात करें तो इसमें अभी फ़िलहाल 6 राज्य शामिल हैं। उनके नाम हैं हिमाचल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल एवं उड़ीसा। इन 6 राज्यों के अंतर्गत इस स्टार्स योजना के अंतर्गत, स्टार्स योजना के राज्य घटक के अंतर्गत योजनाएं चलाई जाएंगी। और होगा क्या? तो शिक्षा जो होगी भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली के समग्र निगरानी एवं मूल्यांकन गतिविधियों के माध्यम से इसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के प्रथम क्षुद्र ग्रह उत्खनन रोबोट, क्या होता है क्षुद्र ग्रह बताइए? एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के प्रथम क्षुद्र ग्रह उत्खनन रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी भारत या फिर डी जापान। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन के द्वारा जो है एक एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को स्पेस में भेजने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है या फिर तैयारी की जा रही है। ठीक है, इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो नाम है वह भी एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट है। ठीक है, यह चीन की एक निजी कंपनी है। ठीक है, चीन की सरकार नहीं, चीन की जो एक निजी या प्राइवेट फर्म है या कंपनी है, ओरिजन कंपनी, ओरिजन स्पेस, इसके माध्यम से यह योजना या फिर यह रोबोट भेजा जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एक चीज़ और बताऊं, वास्तविक रूप में उसका उत्खनन नहीं किया जाना है किसी भी एस्टेरॉयड का, यह एक जो है पायलट बेसिस पे लॉन्च किया जा रहा है। आगे अगर सब कुछ सही रहा तो ज़रूर भविष्य में जो है वह एस्टेरॉयड उत्खनन का भी कार्य हमारे यहाँ या एस्टेरॉयड माइनिंग का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, दूसरे देश की बात है तो उतना जानिए जितना ज़रूरी है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन से देश न्यू स्टार्ट संधि, यहाँ देख लीजिए इसका इंग्लिश वाला नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी का हिस्सा है? ए भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस एवं चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस, डी चीन एवं पाकिस्तान। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए न्यू स्टार्ट संधि के बारे में बात करें, इसके पहले थोड़ी सी इसके पहले वाली संधि के बारे में बात करते हैं। देखिए 2012 में एक संधि समाप्त हुई थी अमेरिका और रूस के मध्य, और वो संधि का नाम था सॉल्ट, ठीक है। इस सॉल्ट संधि का उद्देश्य क्या था? इसको बोला जाता था मास्को संधि भी बोला जाता था इस सॉल्ट ट्रीटी को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके जो उद्देश्य था वह था जो स्ट्रेटेजिक आर्म्स है ना, जो भी न्यूक्लियर वारहेड वाले औजार या फिर जो मिसाइलें हैं, इनको जो है दोनों देश यानी कि रूस और अमेरिका वह कम करेंगे और इनकी अधिकतम संख्या जो है वह सीमित करेंगे। अगर वारहेड्स की बात करें तो वे होंगे 1500 तक के आसपास, और साथ ही साथ जो तैनात मिसाइलें हैं और जो बम वर्षक विमान है उनकी तैनाती को सीमित किया जाएगा 700 तक। इस प्रकार की कुछ ट्रीटी जो है साइन हुई थी पूर्व में, जब कोल्ड वार समाप्त हुआ था अमेरिका और रूस के मध्य। लेकिन अभी फ़िलहाल यह शॉर्ट संधि जो है वह समाप्त हो गई, इसकी वैधता या फिर इसकी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई 2012 में। तब से अमेरिका और रूस नई संधि को लेकर के बात कर रहे थे लगातार, और हाल ही में जो है यह संधि साइन हुई जिसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि। इसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इस पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 2010 में अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, ठीक है। और बाद में इसकी जो वो थी, क्या कहते हैं, इसकी जो वैधता थी वह समाप्त हो जा रही थी फरवरी 2021 में, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव दिया है कि रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका बिना किसी शर्त के कम से कम 1 वर्ष के लिए अपनी न्यू स्टार्ट शस्त्र नियंत्रण संधि का विस्तार करे। हालांकि जो अमेरिका है उसने इस प्रस्ताव को फिलहाल के लिए ठुकरा दिया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। शॉर्ट संधि कब समाप्त हुई थी? 2012 में। उसके बाद 2010 में ही, उसके पहले ही एक साइन कर लिया गया था बाराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा। उस संधि का नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी या फिर स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, और उसका भी टाइम पीरियड जो है वह कंप्लीट हो गया है 2021 में, फरवरी 2021 में। और बाद में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि आइए भैया हम लोग जो है फिर से इस संधि को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा देते हैं और बात करते हैं, लेकिन अमेरिका ने फिलहाल इसको ठुकरा दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। कंफ्यूज मत हुआ करिए कहीं पर भी, ठीक है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत में अवसंरचना परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा 741 मिलियन डॉलर की राशि अनुमोदित की गई है, जिसका मुख्यालय है? ए मनीला, बी टोक्यो, सी मास्को या फिर डी संघाई। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पहले बात करते हैं। यह देखिए यह ब्रिक्स डेवलपमेंट देशों का एक बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स देशों का एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। एनडीबी को जो है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। ब्रिक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यह सभी जो है ब्रिक्स देशों के अंतर्गत शामिल हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वर्ष 2014 के फोर्टालेजा घोषणा पत्र के माध्यम से किया गया है, ठीक है। यह इस समय हो रहा था 6वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। 6ठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान फोर्टालेजा घोषणा पत्र के माध्यम से एनडीबी की स्थापना के लिए सभी ब्रिक्स देशों के मध्य हस्ताक्षर किए गए, और इसका मुख्यालय चीन में बनाया गया। और एनडीबी का जो चीन के संघाई में इसका मुख्यालय है एनडीबी का, और इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय जो है वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बनाया गया है, ठीक है। देखिए
एनडीबी के अंतर्गत जो है सभी देशों को समान वोट का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, सभी देशों को, जो भी ब्रिक्स देश के सदस्य देश हैं उनको समान वोट का अधिकार प्राप्त है और साथ ही साथ किसी भी सदस्य देश को वीटो की पावर नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ सूचियाँ हैं, थोड़ी लंबी हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो सूचियाँ हैं, एक तरफ जो है प्रस्ताव दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनको मिलाने के बारे में बताया गया है, पूछा जा रहा है। तो मैं दोनों को बारी बारी से पढ़ता हूँ, आप अपने आंसर को टिक करते चलिएगा क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने इसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि सूची तो हमारी थोड़ी सी लंबी है। तो सूची 1 है ए स्थगन। पहला, यह न केवल एक बैठक को बल्कि सदन के एक सत्र को भी समाप्त करता है। बी, विघटन, यह एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठक के कार्य को निलंबित करता है। सी, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इससे विद्यमान सदन का जीवन काल समाप्त हो जाता है। या डी, सत्रावसान, यह संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर देता है। जो विकल्प हैं आपके पास वह ये हैं कि ए 1 2 4 3, बी 2 3 4 1, सी 3 2 1 4 या डी 4 2 3 1। फिर से एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए आराम से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि 2 3 4 1। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, नीचे ऑप्शन को छोड़िए। सबसे पहले बात करते हैं एडजर्नमेंट या फिर स्थगन के बारे में। तो देखिए, स्थगन के माध्यम से एक निर्दिष्ट समय के लिए बैठक के कार्य को निलंबित किया जाता है, यानी कि 1 घंटा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, इस स्थगन में जो है बताया जाएगा कि संसद का सदन जो है वह कितनी देर बाद दोबारा मिलेगा। ठीक है, यानी कि समय बता दिया जाता है। वहीं बात करें अगर विघटन की, तो विघटन में जो है जो सदन है उसका पूरा का पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसोल्यूशन। पूरा का पूरा कार्यकाल, यानी कि यह प्रायः विघटन कब होता है, जब सदन जो है वह अपने 5 साल के कार्यकाल को पूर्ण कर लेता है, या फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय सदन को डिसॉल्व किया जा सकता है। 2 माध्यमों से विघटन होता है सदन का। और चूंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का डिसोल्यूशन या फिर विघटन नहीं होता है, यह होता है लोकसभा और राज्यों के मामले में विधानसभा का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। अनिश्चित काल के लिए स्थगन के लिए हमको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या होता है, सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि हमने स्थगन में देखा, वहाँ पर एक टाइम पीरियड बता दिया जाता था कि हम अगली बार कब या कितने देर बाद मिलेंगे, लेकिन इस अनिश्चित काल के स्थगन में इस मिलने के बारे में बात नहीं की जाती है। ठीक है, सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, इसको बोला जाता है एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, और सबसे अंत में सत्रावसान की बात करेंगे तो इसके माध्यम से होता क्या है कि यह सदन की बैठक को तो समाप्त करता ही करता है, साथ ही सदन के एक सत्र को भी समाप्त कर देता है कि अब हम लोग जब मिलेंगे तो वह सदन का दूसरा सत्र होगा फिर जब मिलेंगे तो। ठीक है, चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA है, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्य का राज्यपाल SDMA का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा, इसके कार्यों में से एक समन और तैयारी उपायों के लिए धन के प्रावधान की सिफारिश करना है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है और जो ऑप्शंस हैं आपके पास वे ये हैं कि केवल A, केवल 2, केवल AC 1 और 2 दोनों, या D न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जैसे हमने NDMA के अध्यक्ष के बारे में बात की, वह जो है NDMA का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, वह होता है प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से SDMA का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह होता है CM। ठीक है, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है वह होता है SDMA का पदेन अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे बात करें अगर इसके बारे में तो देखिए SDMA के कार्यों के बारे में, एक सेकंड रुकिए। चल देखिए,
एसडीएमए का जो पदेन अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? जिस प्रकार से एनडीएमए का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से एसडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। इसके अलावा इसकी पूरी संरचना के बारे में बात करें, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसकी पूरी संरचना के बारे में बात करें तो इसमें अध्यक्ष सहित 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब 9 सदस्य कौन कौन से होते हैं? पहला तो एक अध्यक्ष हो गया जो कि होता है राज्य का मुख्यमंत्री, वह पदेन अध्यक्ष होता है एसडीएमए यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। और एक अन्य सदस्य भी होता है जो कि होता है राज्य का मुख्य सचिव। ठीक है, राज्य के कार्यकारी बोर्ड का प्रमुख या फिर जो हमारा मुख्य सचिव होता है वह भी एसडीएमए का पदेन सदस्य होता है। अब बच गए कितने? अब बच गए 8, 2 का तो सीट कन्फर्म है। ठीक है, अब बच गए 8, तो इन 8 सदस्यों की नियुक्ति जो है ये अध्यक्ष द्वारा यानी कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इन सदस्यों को नामित किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके बारे में थोड़ी सी बातें। अब इसके कार्यों के बारे में जानिए, तो इसका कार्य कौन कौन सा है? तो एसडीएमए जो है वह राज्य में आपदा प्रबंधन नीति को लागू करता है। ठीक है, यह कुछ दिशा निर्देशों को तैयार करता है और जिसके अनुसार राज्य की योजनाओं को मंजूरी प्रदान की जाती है। ठीक है, कौन? एसडीएमए। ठीक है, इसके अलावा यह विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं परियोजनाओं को आपदा यानी कि डिजास्टर से बचाने के लिए और इसके प्रभाव को या फिर बचा लिए डिजास्टर से या आपदा से, ठीक है, बचा ले अथवा इसके प्रभावों को कम कर ले, ऐसे कुछ उपायों को भी सुझाव या फिर इनके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। और साथ ही साथ आपदाओं के न्यूनीकरण और उन आपदाओं के तैयारी की उपायों के लिए धन के प्रावधान की भी यह सिफारिश करता है, जो कि हमारा था ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपदाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य जो है वह आपदाओं के या तो आपदाओं के प्रभाव के न्यूनीकरण को लेकर के बात कर लें या फिर आपदाओं से किस प्रकार बचा जा सके, इसके बारे में बात की जाती है एसडीएमए के द्वारा, जिसका पदेन अध्यक्ष होता है किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, जिस राज्य का वह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर एक तरफ वीटो शक्तियाँ हैं और दूसरी तरफ इनके अर्थ के बारे में बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शंस की तरफ, इनको आपको सुमेलित करवाना है। ठीक है, तो पहला है ए, आत्यांतिक या एब्सोल्यूट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति रोकने का अधिकार। यही शोर जो बार बार हो रहा है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। बी, विशेषित वीटो, उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। सी, निलंबनकारी वीटो, एक साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। या फिर डी, पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करना। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा किससे सुमेलित होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास कूट है ए 1 2 3 4, बी 3 4 1 2, सी 2 4 1 3 या डी 4 1 3 2। चल फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी के सभी सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4, इन सब के बारे में आपको जो है बहुत पहले ही बता दिया गया। ठीक है, जो आत्यांतिक वीटो होता है वह या जो एब्सोल्यूट वीटो होता है वह क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति को रोकने का अधिकार होता है राष्ट्रपति का। विशेषित वीटो क्या होता है? तो उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है इस विशेषित वीटो को। ध्यान दीजिएगा, यह विशेषित वीटो की शक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति के पास नहीं है, यह अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, और वहीं निलंबनकारी वीटो के माध्यम से क्या करता है राष्ट्रपति? तो किसी भी साधारण विधेयक के साथ किसी भी साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा इसको निरस्त किया जा सकता है। और सबसे अंत में पॉकेट वीटो क्या होता है? तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए वीटो पावर के बारे में हमने बात की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, तो चूंकि पूरे के पूरे प्रश्न डिस्कस करने समय थोड़ा कम से कम लगे, इसलिए जिनको रिपीट किया गया उन पर थोड़ा सा नहीं रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 84 कि लोकसभा कौन सा प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को हटा सकती है? ए, विशेषाधिकार प्रस्ताव, बी, स्थगन प्रस्ताव, सी, अविश्वास प्रस्ताव या फिर डी, निंदा प्रस्ताव। चलिए
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लोकसभा द्वारा जो है अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके मंत्रिमंडल को हटा दिया जा सकता है और इसकी अवधारणा या इसकी उत्पत्ति होती है आर्टिकल नंबर 75 से, जिसमें मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बताया गया है। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तय किया गया है लोकसभा के प्रति, और लोकसभा को ही यदि अविश्वास हो जाए कि भैया जो मंत्रिपरिषद है वह विश्वास योग्य नहीं है तो उस मंत्रिपरिषद को हटना पड़ता है। ठीक है, इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए पूर्व में कई राजनीतिक पार्टियों द्वारा उत्तर प्रदेश में यह किया जाता था कि सर सिर्फ 50 सीट हमको दिलवा दीजिए केंद्र की। ठीक है, इस प्रकार की बातें जो हैं कुछ विशेष राज्यों के कुछ विशेष मुख्यमंत्री किया करते थे। ठीक है, ताकि उनको केंद्र की सरकार को डराने धमकाने की शक्ति मिलती रहे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पूछा जा रहा है कि दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 25वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1958 ने एक राजनीतिक दल से दूसरे में दल बदल के आधार पर संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया। दूसरा, एक नामांकित सदस्य इस अयोग्यता को आमंत्रित किए बिना सदन में अपनी सीट संभालने के 6 माह के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। पहले में थोड़ा सा इन्होंने उलटफेर कर दिया है, 1958 नहीं 1985। ठीक है, 1985 में आया था, यह 52वां संवैधानिक संशोधन था, न कि 25वां। ठीक है, इसके माध्यम से एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को अयोग्य किया जाना या फिर निरहर किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए थे। ठीक है, और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में हमारे 4 अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और इस अधिनियम को अक्सर दल बदल कानून कहा या दल बदल विरोधी कानून कहा जाता था। ठीक है, 92 में संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें एक परिवर्तन भी किया गया, जिसमें अगर पार्टियों का विलय होता है तो वह 2/3 सदस्य अगर विलय करते हैं तभी वह निरहर नहीं होंगे। पहले पूर्व में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान 1/3 सदस्यों के लिए था, जिसे कि अब हटा करके 2/3 सदस्य कर दिया गया है। ठीक है, आइए थोड़ी सी बातें इसके बारे में और करते हैं कि जो नामांकित सदस्य हैं वह किस प्रकार से। देखिए कि सदन में किसी भी सदस्य को नामांकित किया जा सकता है। आप जानते ही हैं कि 12 सदस्य होते हैं या 13 सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में, विधायक उसमें राज्यसभा में, एग्जैक्ट मुझको याद नहीं आ रहा है अचानक से। ठीक है, तो इन सदस्यों को, जो भी नामांकित सदस्य होते हैं, जितनी भी उनकी संख्या होती है, वे अपने नामांकन की तिथि से 6 माह के भीतर किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन यदि वे 6 माह के बाद शामिल होते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, निरहर घोषित कर दिया जाएगा, और 6 माह के अंदर शामिल करते हैं तो उनकी सदस्यता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं अगर राजनीतिक दलों के सदस्यों की बात करें तो राजनीतिक दलों के सदस्यों को छोड़िए, निर्दलीय सदस्यों की बात पहले करते हैं। ठीक है, निर्दलीय सदस्यों की अगर बात करें तो जो भी निर्दलीय सदस्य है, यदि वह चुन करके जो है संसद का सदस्य बन जाता है और वह चुनाव के बाद किसी भी सदस्य में शामिल, किसी भी दल में शामिल होता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी दल में अगर कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद शामिल होगा तो उसको अयोग्य या निरहर घोषित कर दिया जाएगा उसकी सदस्यता से। वहीं राजनीतिक दलों के बारे में अगर बात करें तो देखिए, किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा सदन का एक सदस्य सदन का सदस्य रहने के लिए तब अयोग्य हो जाएगा जब 3-4 कंडीशंस हैं, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में बात की। तो कब वह अयोग्य हो जाएगा? पहला तो है कि यदि उसने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है, तब वह अयोग्य हो जाएगा सदन की सदस्यता के।
दूसरा, वह जो है दल की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना उसके राजनीतिक दल द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के विपरीत जाकर के मतदान करता है। शॉर्ट में बोलें तो व्हिप के विपरीत जाकर के सदन में मतदान देता है, तब उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, यदि उसने मतदान से यदि जो है वह 15 दिन के भीतर दल से माफ़ी मांग लेता है और दल द्वारा यानी कि जो व्हिप है वह उसे, या दल का जो अध्यक्ष है वह उसे माफ़ कर देता है, तब तो बात आई गई, ठीक है। लेकिन माफ़ नहीं करेगा तो वह सदस्य अयोग्य घोषित हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि अगर व्हिप ने कहा है कि मतदान देना है तो वह मतदान देगा ही देगा, अगर उसे अयोग्य नहीं होना है। यह नहीं कि चलो अच्छा हमको मतदान नहीं करना है तो हम अनुपस्थित हो जाते हैं, आपकी अनुपस्थिति पर भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आधार थे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1945 को आयोजित हुई थी। दूसरा, पट्टाभी सीतारमैया को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। 2 के दोनों ही कथन गलत हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और इस कारण जो उस समय बैठक के जो सदस्य थे संविधान सभा की पहली बैठक के, उनकी संख्या थी 211, ठीक है। और बाद में फ्रांसीसी सभा का जो फ्रांसीसी संविधान का या फ्रांसीसी परंपरा का अनुकरण करते हुए हमारे संविधान सभा द्वारा जो है उसके सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी कि जो थे उस समय वरिष्ठ सदस्य, वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको अपना अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बाद में जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था, ठीक है। संविधान सभा के जो कुछ अन्य सदस्य थे उनके बारे में अगर बात करें तो संविधान सभा में एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को इसका उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। किसको किसको? तो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को जो है वह संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहे तो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, या डी लोकसभा अध्यक्ष। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। संसद जो है वह अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बना सकती है। देखिए हमारे संविधान में अवशिष्ट विषय क्या है, जो संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में जो विषय शामिल नहीं है उनको कहा जाता है रेसिड्यूरी सब्जेक्ट या फिर अवशिष्ट विषय, और इनके संबंध में विधि बनाने की जो शक्ति है वह संसद के पास है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके अगले प्रश्न के बारे में। देखिए हमारे आर्टिकल नंबर यानी कि हमारे संविधान के आर्टिकल 248 में अवशिष्ट विषयों के बारे में और साथ ही साथ संघ सूची के प्रविष्ट संख्या 97 में अवशिष्ट विषयों के बारे में बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 सूचियां हैं, एक तरफ आम चुनाव है और दूसरी तरफ उनके वर्ष हैं। इनको आपको सुमेलित करना है। ए प्रथम 2019, बी चौथा 1952, सी 11वां 1996, डी 17वां 1967। कूट है ए 2 3 1 4, बी 1 2 4 3, सी 2 4 3 1, या डी 3 2 1 4। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 2 3 4 1। पहला जो आम चुनाव हुए थे वे हुए थे वर्ष 1951 और 52 में, ठीक है। और चौथा जो आम चुनाव हुआ था वह हुआ था वर्ष 1967 में। 11वां आम चुनाव हुआ था वह हुआ था 1996 में। और 17वां आम चुनाव हुआ था जो अभी वर्तमान लोकसभा कार्य कर रही वह है 17वीं लोकसभा, यानी कि वर्ष 2019 में इसका चुनाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, आगे अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है।
दूसरा, मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को प्राप्त संशोधनकारी शक्ति उसे संविधान की मूल संरचना को बदलने में सक्षम नहीं बनाती। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर बताना है। कूट है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से काफ़ी बड़ी मात्रा में संविधान में संशोधन किया गया था। लगभग संविधान के प्रत्येक भाग में संशोधन किया गया था। एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, और क्या नाम है, 3 आपके नीति डीपीएसपी जोड़े गए थे, मूल अधिकार जोड़ा गया था, आदि विभिन्न चीज़ों को जोड़ा गया था। निर्देशक तत्वों को जो है मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया था। ठीक है, अधिकरणों को जोड़ा गया था। अधिकरण किस भाग में, अभी आगे प्रश्न भी आएगा इस बारे में। ठीक है, अधिकरणों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही। आदि विभिन्न प्रावधानों को जोड़ा गया था हमारे भारत के संविधान में, और इस कारण इसको लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। ठीक है, बात करें अगर सेकंड वाले ऑप्शन की, तो मिनर्वा मिल्स के मामले में नहीं, केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि जो मूल संरचना है उसको संसद जो है वह संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है, वह संसद की संशोधनकारी शक्ति के ऊपर है मूल संविधान की मूल संरचना। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ऊपर कहने का मतलब है कि संसद कुछ भी चाहे संविधान के मूल संरचना या फिर जो संविधान का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। यह कब का मामला है केशवानंद भारती का, तो यह मामला है वर्ष 1973 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग प्रेशर समूह, जो प्रेशर ग्रुप नहीं होता है उनके दबाव समूह बोलिए हिंदी में, इनको इन्होंने प्रेशर समूह पता नहीं क्यों लिख दिया, दबाव समूह। ठीक है, तो निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग प्रेशर या दबाव समूहों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है। ए चुनाव, दूसरा पैरवी, तीसरा प्रचार प्रसार। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या डी उपर्युक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी तीनों प्रकारों के माध्यम से जो है वह प्रेशर ग्रुप काम करते हैं। पहला तो चुनाव के माध्यम से वे कोशिश करते हैं कि जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें उनके प्रति जो है झुकाव रखने वाला या उनके विचारों को मानने वाला ही चुन लिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए वह चुनाव का सहारा लेते हैं। उसके बाद वह अपनी बातों की पैरवी करते हैं। ठीक है, सरकारी अधिकारियों को उन नीतियों को अपनाने लागू करने के लिए उनको फुसलाने का प्रयास करते हैं जो कि उनके हित के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, लॉबिंग भी बोला जाता है। यहाँ देखिए इंग्लिश वाला आप समझेंगे ज़्यादा अच्छे से, लॉबिंग भी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे अंतिम विकल्प अपनाते हैं प्रोपेगेंडा। उसमें वे जनता की राय को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, वर्तमान में आप जो है किसान आंदोलन को इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैरवी, प्रचार प्रसार, ये 2 माध्यम अपनाए जा रहे थे पहले, और अब साथ ही साथ चुनाव को भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो यह जो है एक प्रकार से प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है, या यूँ कहें तो दबाव समूह की तरह यह कृषक आंदोलन जो है वर्तमान में कार्य करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, प्रचार प्रसार यानी प्रोपेगेंडिस्ट। नेक्स्ट, स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया। ठीक है, स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर द्वारा वर्ष 2021 में 50वें वार्षिक शिया कांग्रेस की मेजबानी की जाएगी। दूसरा, इसका मुख्यालय स्पेन में है। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 और न ही 2। चलिए, इसके जो है वह सभी 2 के दोनों यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं इसके। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया के बारे में। देखिए, स्काल इंटरनेशनल एरिया की स्थापना वर्ष 1934 में की गई थी। यह जो है
एक व्यावसायिक संगठन है जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का कार्य करता है और साथ ही साथ वैश्विक पर्यटन और मित्रता को बढ़ावा देने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। कब स्थापना की गई थी स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया की? तो की गई थी वर्ष 1934 में, ठीक है। और यह जो सिया या फिर जो स्काल इंटरनेशनल एशिया एरिया है, यह UNWTO यानी कि जो विश्व पर्यटन संगठन है यूनाइटेड नेशन का, उसका भी एक संबद्ध सदस्य है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसका जो है 50वां सम्मेलन जो है वह हमारे जम्मू कश्मीर के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाएगी वर्ष 2021 में, और इस सिया का मुख्यालय जो है वह स्पेन में है, ठीक है। मैड्रिड स्पेन के मैड्रिड में इसका मुख्यालय है, ठीक है, मैड्रिड। बस बात खत्म। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए अबी अहमद अली, बी विश्व खाद्य कार्यक्रम, सी रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति या रेड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, डी डेनिस मुक्वेगे। चलिए देखिए, 2020 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वह दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को, ठीक है। किस लिए दिया गया है? तो इसने जो है कोविड-19 के दौरान, या फिर यूँ कहें कि युद्ध या फिर संघर्ष या फिर आदि शांति स्थापित करने के लिए और भूखमरी से लड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं, ठीक है, वर्ष 2020 में, ठीक है। देखिए, WFP को यह पुरस्कार भूखमरी की स्थिति से निपटने के लिए संघर्षरत प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने, युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप में ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप में भूखमरी का उपयोग करने पर रोक लगाने या भूखमरी के उपयोग को रोकने के इसके प्रयासों के चलते 2020 का शांति नोबेल का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसकी स्थापना यानी वर्ल्ड फूड कार्यक्रम की प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1961 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक चीज़ और थोड़ा सा जानते चलिए WFP के बारे में। इसका जो पूरी तरीके से जो इसका वित्तीय स्रोत या फिर जो यूँ कहें कि जो इसके पास धन आता है वह पूरी तरीके से सार्वजनिक दान पर आधारित होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसका कोई अपना फंड है कि इसको कुछ निश्चित भाग मिलता है, सार्वजनिक दान ही इसके फंड का हिस्सा है, ठीक है। लोग दान करते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, और यह जो दानदाताएँ होती हैं यह सरकारें हो सकती हैं, कॉरपोरेशन हो सकते हैं, या व्यक्ति भी इसको अपना दान दे सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ध्यान रखिएगा, कुछ ही संस्थाओं का ऐसा होता है जो दान के आधार पर ही इतने अच्छे अच्छे कार्य करती हैं। नेक्स्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए विश्व बैंक, बी OECD, सी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, या फिर डी विश्व आर्थिक मंच। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। विश्व बैंक के द्वारा जो है वह माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए, यह रिपोर्ट सबसे पहले देखिए, यह रिपोर्ट वर्ष में 2 बार प्रकाशित की जाती है, और इस रिपोर्ट में जो है वह पिछले 6 महीनों के, 2 बार होता है ना, तो 6 महीनों के माइग्रेशन और फाइनेंस फ्लो के बारे में, और साथ ही साथ इनसे संबंधित या इनसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशन या फिर जो भी नीतियाँ होती उनके बारे में महत्वपूर्ण बातों को प्रकाशित या फिर बताया जाता है, ठीक है। किसके बारे में? तो पिछले 6 महीनों के अंदर जो भी माइग्रेशन होते हैं और साथ ही साथ जो फाइनेंस फ्लो होता है उनके बारे में और इनसे संबंधित नीतियों के बारे में इस माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट में बताया जाता है, जिसका प्रकाशन वर्ष में 2 बार विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह तो हो गई सारी बातें। अब बात करते हैं इस वर्ष के रिपोर्ट के बारे में जो अभी लेटेस्ट ये है, जिसका विषय था या फिर जिसकी थीम थी कोविड-19 क्राइसिस थ्रू द लेंस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। क्या थी थीम इस वर्ष की, या जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी,
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ की, तो इसकी थीम थी कोविड-19 क्राइसिस थ्रू द लेंस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, यह थीम थी। और इस थीम के अंतर्गत जो यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसमें बताया गया कि जो अब भारत को प्राप्त होने वाला जो वित्त है उसमें कुल 9% की कमी आएगी और यह घटकर के $76 बिलियन हो जाएगी। ठीक है, 2020 में भारत जो है वह शीर्ष 5 देशों में था विदेशों से वित्त प्राप्त करने के मामले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें यह भी बताया गया कि प्रवासी और शरणार्थियों पर जो सख्त वीज़ा प्रबंधन लगाए जा रहे हैं, इस कारण इनके प्रवासन या फिर माइग्रेशन में भी कमी होगी और साथ ही साथ वापसी की भी संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ए 4 अप्रैल को, बी 13 जून को, सी 19 अगस्त को या फिर डी 24 अक्टूबर को। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष यूएन डे या फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र के 75 वर्ष पूरे हो गए। और ध्यान रखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और जो संयुक्त राष्ट्र दिवस है इसको मनाने की शुरुआत वर्ष 1947 से की गई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1947 से हम प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मना रहे हैं। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की जो थीम थी उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर लिख पाना उसको संभव नहीं है, इसलिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस की थीम थी उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट, यूएन वी नीड, रीअफर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जहां पर पूछा जा रहा है कि साई नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ए पर्यटन मंत्रालय द्वारा, बी भारतीय सेना द्वारा, सी शिक्षा मंत्रालय द्वारा या डी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना ने व्हाट्सएप की तरह एक साई नामक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जो कि व्हाट्सएप की तरह iOS पे नहीं काम करेगा, यानी कि एप्पल के फ़ोन में नहीं काम करेगा। एंड्रॉयड मैसेजिंग सर्विस ऐप है ये। ठीक है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे यह काम करेगा और यह एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन बेस्ड है, जिसमें वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग की सर्विसेज दी जा रही हैं। ठीक है, इसका उपयोग आम लोग नहीं कर सकते, यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के द्वारा इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद या फिर डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अंडर आर्टिकल 124 अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात करें अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर नियुक्ति की बात की जा रही तो इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद उसकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के साथ परामर्श की जो बात मैंने कही वह राष्ट्रपति की आवश्यकता या फिर विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से भी परामर्श करे। ठीक है, हालांकि जो मुख्यतः राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से परामर्श करता है वह एक कोरम होता है, वह सिफारिश करती है और राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मुख्य न्यायाधीश से अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो इसके बारे में राष्ट्रपति द्वारा जो है मुख्य न्यायाधीश पर, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनसे और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श करने के बाद मुख्य अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चल बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। हाँ, एक चीज़ जान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो परामर्श है वह राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। ठीक है, बाकी अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ परामर्श करना यह राष्ट्रपति के विवेक पर हमेशा निर्भर करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि रिपब्लिक यानी गणतंत्र शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला,
यह इंगित करता है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। दूसरा, इसका अभिप्राय यह भी है कि राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। नीचे कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो हमारा गणतंत्र है, जो गणतंत्र शब्द का प्रयोग है ना, वह सिर्फ और सिर्फ वह क्या इंगित करता है कि भारत का एक निर्वाचित प्रमुख होता है जिसको राष्ट्रपति कहा जाता है, न कि प्रधानमंत्री। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ यही होता है कि जो प्रमुख होगा राष्ट्र का वह निर्वाचित होगा, जिस प्रकार से अमेरिका भी है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहाँ के राष्ट्र का प्रमुख है वहाँ का राजा, जो कि निर्वाचित नहीं होता है, बल्कि वह क्या है, वंशानुगत स्थिति का अपने उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका अभिप्राय क्या होता है, तो जो राजनीतिक संप्रभुता है वह जनता में निहित होती है, किसी एक व्यक्ति में नहीं। किसी भी देश के गणतंत्र का यही अभिप्राय होता है। ठीक है, और वहाँ के जो निर्वाचित प्रमुख हैं उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ जैसे निश्चित कार्यकाल है 5 वर्ष का, इसके बाद दोबारा से निर्वाचन किया जाता है प्रमुख को चुनने के लिए। ठीक है, गणतंत्र में देखिए दो प्रमुख बातें शामिल होती हैं। पहला, राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के बजाय जनता में निहित होती है। दूसरा, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की वहाँ पर अनुपस्थिति होती है जहाँ पर भी गणतंत्र होता है। ठीक है, और साथ ही साथ सभी सार्वजनिक पद बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, यदि आप में कुछ निश्चित विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, तो आप भी हमारे देश के भविष्य में राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो है वह आपके नामों को याद करें और करवाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पर सूचियाँ हैं, एक तरफ रीट है और दूसरी तरफ अर्थ हैं उनके। ऑप्शंस हैं ए परमादेश, प्राधिकृत या वारंट, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश या आदेश देना, सी अधिकार परीक्षा, प्रमाणित होना, डी उत्प्रेषण, शरीर को प्रस्तुत करना। और आपके सामने कूट है ए 2 3 4 1, बी 2 4 3 1, सी 1 4 2 3, या फिर डी 2 4 1 3। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2 4 1 3। ठीक है, परमादेश, समादेश देना, या फिर वी कमांड, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बताइए, शरीर को प्रस्तुत कीजिए, अधिकार परीक्षा, प्राधिकृत या वारंट होता है बाय व्हाट वारंट और व्हाट अथॉरिटी, और सबसे अंत में उत्प्रेषण या फिर सर्टियोररी क्या होता है, यह होता है प्रमाणित होना। ठीक है, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के, अगर आपके किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय कहता है कि भैया आप उस व्यक्ति को प्रस्तुत कीजिए। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण, बारी बारी से बात कर लेते हैं। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो है यह निजी और सरकारी दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है यह रिट। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम लोग परमादेश या फिर मैंडमस की, तो मैंडमस जो है यह एक लोक अधिकारी को जारी किया जाता है। ठीक है, किसको, लोक अधिकारी को जारी किया जाता है। लोक अधिकारी में कोई भी हो सकता है, कोई सार्वजनिक निकाय हो सकता है, निगम हो सकता है, अधीनस्थ न्यायालय, प्राधिकरण या सरकार भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यह निजी व्यक्ति के खिलाफ मैंडमस नहीं जारी किया जाता। ठीक है, इसमें न्यायालय का उद्देश्य होता है कि वह उस लोक अधिकारी को एक आदेश जारी करे, उससे कहे कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करे। किसके अंतर्गत, मैंडमस के अंतर्गत हम आदेश देते हैं या समादेश देते हैं, वी कमांड। वहीं नेक्स्ट अधिकार परीक्षा में क्या होता है, तो देखो भैया अधिकार परीक्षा में होता है प्राधिकृत या वारंट के द्वारा। इसमें आपसे कहा जाता है कि आप एक बात बताइए कि आप किस योग्यता या किस आधार पर किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हैं। ठीक है, सार्वजनिक आपके किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय के दावे की वैधता की जांच की जाती है। जिस प्रकार से एक हमारे यहाँ थे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एक अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ यही रिट जारी की गई थी और अंततोगत्वा उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, वहीं बात करें हम लोग किसकी,
बताइए कौन सा रह गया, उत्प्रेषण रह गया। ठीक है, तो उत्प्रेषण में क्या होता है, इसमें प्रमाणित या सूचित किया जाना इसको बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पर है यह उत्प्रेषण का कौन सा ऑप्शन सही था बताइए, प्राधिकृत या वारंट। ठीक है, देखिए इसे जो है एक उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों या लंबित मामलों अधिकरणों में जो लंबित मामले होते हैं उनके स्थानांतरण के बारे में जारी किया जाता है। किसको, उत्प्रेषण रीट को। ठीक है, हालांकि रीटों को लेकर के मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा वीडियो अलग से लेक्चर आपको बना करके दे दूँ। ठीक है, फिलहाल एक अन्य रीट होती है जिसको बोला जाता है प्रतिषेध। चलिए वहीं पर उस लेक्चर में बात करेंगे इन सभी रीटों के बारे में। फिलहाल नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिक वैधता की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति को कहा जाता है। ए, न्यायिक सक्रियता, बी, न्यायिक समीक्षा, सी, न्यायिक अतिरेक, या फिर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है जब न्यायपालिका जो है वह केंद्र या राज्य या दोनों ही सरकारों के किसी भी विधायी अधिनियम या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करता है। ठीक है, देखिए यह जो है संविधान जो हमारी न्यायिक समीक्षा की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी या फिर जो हाई कोर्ट है उनकी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वह जो है संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। इसलिए इसमें या फिर इस शक्ति को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर का भाग बताया है जुडिशियल रिव्यू को। ठीक है, बात करें अगर न्यायिक समीक्षा सिद्धांत के पहली बार प्रादुर्भाव के बारे में या फिर प्रथम उत्पत्ति के बारे में बात करें तो इसका प्रादुर्भाव और विकास हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, और वहाँ पर भी पहली बार मारबरी बनाम बेरी बेरी के बाद में, मारबरी वर्सेस बेरी बेरी के बाद में इस सिद्धांत को लाया गया था वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो तत्कालीन न्यायाधीश थे वहाँ के जॉन मार्शल, उनके द्वारा जो है इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट और इस लेक्चर के अंतिम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब से कुछ देर बाद आपको जो है या फिर कल सुबह जो है आपको इस पूरे के पूरी टेस्ट सीरीज का अंतिम भाग और साथ ही साथ कल नई टेस्ट सीरीज भी हम लोग शुरू करेंगे। वह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोशिश होगा रात में ही दे देता हूँ, नहीं तो कुछ देर सुबह आपको जो है अगला भाग मिल जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, यह इंडिया यानी भारत को राज्यों के समूह के रूप में वर्णित करता है। दूसरा, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। कूट है ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, या डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 2 के दोनों ही कथन गलत है। भारत को फेडरेशन नहीं कहा गया। ठीक है, भारत में समूह की बात की गई, राज्यों के संघ की बात की गई है, संघ, तो यह क्या होगा, यूनियन। ध्यान दीजिएगा कभी भी समूह ये इस प्रकार के प्रश्न आए तो वहाँ पर आप इंग्लिश वाले भाग को जरूर देखिएगा कि वहाँ पर फेडरेशन है कि यूनियन है। यूनियन है तो वह चीज़ सही होगी और अगर फेडरेशन है तो वह चीज़ गलत होगी, भले हिंदी में संघ, समूह या फिर कुछ भी लिखा हो। आपको सीधे आना है इंग्लिश वाले भाग पर और देखना है कि वहाँ पर यूनियन लिखा है कि फेडरेशन लिखा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आपके पेपर में जो इंग्लिश वाला उच्चारण होता है या ट्रांसलेशन होता है वह मान्य होता है। हिंदी वाले ट्रांसलेशन को जो है वहाँ पर गलत शब्द अगर उनको जो है ट्रांसलेट किया जाता है तो भी उनको जो है अवॉइड कर दिया जाता है कि आपके प्रश्न गलत हैं सही, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर इंग्लिश में उनके प्रश्न सही हैं तो आप विशेष रूप से इस चीज़ के बारे में ध्यान दीजिएगा। ठीक है, थोड़ी सावधानी रखिएगा, बहुत आसान प्रश्न होते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं ये। वहीं बात करें अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में जहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्रों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो नहीं, भारतीय क्षेत्र को जो है 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। पहला तो है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र और तीसरा है समय समय पर भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए क्षेत्र। ठीक है, अधिग्रहित किए गए क्षेत्र। ठीक है,
तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। करंट अफेयर्स का लेक्चर थोड़ी देर में, इस टेस्ट सीरीज का अगला भाग कुछ देर में या कल सुबह। चलिए, थैंक यू।